चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर 4 है आज का बेटा जी। हम लोग फॉर्मल चार्ज का कुछ होमवर्क दिए थे, पहले उसको जरा एक बार मैं डिस्कस कर दूं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, दो मैंने होमवर्क भी दिए थे, 3-4। तो पहले होमवर्क को चेक करते हैं। एक तो दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने भेजे उनके सही है, फिर भी बता दे रहा हूँ दोबारा। तो जैसे यहाँ निकाले, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बने हुए दिख रहे हैं 3। अब 4 में देखो 2 ही शेयर किए, इस कोऑर्डिनेट में तो शेयर हुआ नहीं, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, वो तो ऑक्सीजन के होंगे, ये 4 कार्बन के हो गए। वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 1 2 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, और इसमें दोनों इसी के होंगे। तो इसका मतलब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ने ही शेयरिंग करी है, तो अनशेयर्ड यहाँ कितने बचेंगे 2, इसलिए इस पे कितना आएगा -1। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से देखो बॉन्ड कितने बने हैं 3, और शेयरिंग में कितने इन्वॉल्व हो गए भाई, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चलेगा और 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में, तो 4 चले गए, 4 चलेगा, इसका मतलब 6 में से 2 बचे, तो यहाँ पे आएगा +1। और दोनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए, उतना ही फॉर्मल चार्जेस। देखो इसका -1, इसका +1, दोनों का ऐड कर लो 0। कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 ही चार्ज होता है, तो हमेशा सम जो है उतना ही आता है, मैंने कहा था, जितना कंपाउंड पर टोटल चार्ज होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया था आइसोसाइनिक एसिड का। देखो यहाँ हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन था, उसी ने शेयरिंग कर ली, तो अनशेयर्ड तो कुछ बचा नहीं, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 0 हो गया फॉर्मल चार्ज। अब जैसे नाइट्रोजन का निकालना है इसमें, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। बॉन्ड कितने बनाए, देखो 3 इस साइड 1 इस साइड, 4 बना लिए। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने इधर शेयरिंग में दिया होगा, एक इधर, और कोऑर्डिनेट में 2 दिए होंगे, तो 5 के 5 शेयरिंग में चले गए, तो अनशेयर्ड कितना बचा 0, तो यहाँ कितना आएगा +1। कार्बन को देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बने हुए 3। अब 4 में इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए, कोऑर्डिनेट में तो कोई दिए नहीं, 2 इसके ये हैं, तो इसका अनशेयर्ड कितने बचे 2 बचे, तो इसका ऊपर कितना आ गया -1। तो टोटल देखो 0 +1 और -1 को अगर देखें तो टोटल चार्ज 0, और HNC न्यूट्रल ही मॉलिक्यूल है। तो एक तो ये एग्जाम्पल 2 दिए थे। दूसरे इसके बाद दिए थे मैंने आपको, देखो 2 और एग्जाम्पल दिए थे, साइनेट और आइसोसाइनेट। तो उनको देखो, जैसे C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये प्लस ये माइनस। देखो एक बात है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं ना, उसमें जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जनरली उनका फॉर्मल चार्ज वही निकल के आता है जो उनके ऊपर चार्ज दिया होता है। थर्ड पीरियड में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में 4, बॉन्ड बनाए 2। अब देखो माइनस का मतलब 2 बढ़ गए, तो वैलेंस शेल में 4 में 2 ऐड करो मैंने कहा था माइनस प्लस चार्ज को वैलेंस शेल में ही हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर दो तो 6 हो जाएंगे वैलेंस शेल में, 6 में से 2 ने शेयरिंग कर ली, तो इसका अनशेयर्ड कितने बचे 2 बचे, कितना आ जाएगा -2 आएगा। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बनाए टोटल इसने 4 ठीक, 4 बॉन्ड बना लिए। उसके बाद देखो 5 में प्लस चार्ज है, एक कम कर दो, बचेंगे कितने 4 अब 4 में 4 नहीं बॉन्ड बना लिए, तो इसका अनशेयर्ड कितने होगा 0, तो कितना आ गया +1। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे कितना आएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितने बनाए 2, और 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए, अनशेयर्ड बचे 2, तो यहाँ कितना आ गया 0,
तो देखो एक का +2 है, एक का +1 है और एक का 0 है। तो टोटल चार्ज अगर देखो तो कितना हुआ, -1 बचेगा। और ऊपर देखो कंपाउंड में कितना दिया, -2 +1, इसका मतलब इस पर भी -1, तो ठीक आ रहा है हमारा। यहाँ देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, 2 हमने क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। अनशेयर्ड कितने हो गए, पहले तो एक नेगेटिव का बढ़ाओ तो 5 1 6 हो गए। अब इस 6 में से क्या हुआ, 2 ने बॉन्ड बना लिए, तो अनशेयर्ड कितने बचे, 4 बचे, तो कितना आ गया, -1। कार्बन का अब देखो 0 0 दिख ही रहा है तो 0 ही आएगा, है ना। फिर भी चलो निकाल लेते हैं, एग्जाम में तो सीधे भी लिख सकते हो, लेकिन देखो ऐसा ना हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ऐसा नहीं भी आता, हम कल दिखा भी चुके हैं, तो इसलिए ध्यान से निकालना, कहीं देखने में गड़बड़ कर जाओ। तो कार्बन के 4, उसके बाद बॉन्ड कितने बनाए, 4। ठीक, अब कार्बन के पास 4 थे, 4 ने बॉन्ड बना लिए, तो अनशेयर्ड तो कोई बचा नहीं, तो 0। यहाँ देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना ली, 2 बॉन्ड बनाए और 2 में बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो अनशेयर्ड कितने बचे, 4, तो इसका भी कितना आ रहा, 0। तो अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी उस स्ट्रक्चर की ज्यादा, जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा एटम्स के फॉर्मल चार्जेस हमारे क्या हों, 0 ज्यादा हो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा एटम कौन से, इसको स्ट्रक्चर ए मान लीजिए, इसको स्ट्रक्चर बी मान लो, तो इसका मतलब बी स्ट्रक्चर हमारी जो है वो ए स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगी, बिकॉज बी स्ट्रक्चर में 2 एटम ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉर्मल चार्ज हमारे कितने हैं, 0 है। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये होमवर्क ज्यादातर बच्चों का सही था, तो इसका मतलब सीख रहे हैं आप, बढ़िया बात है कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है इन क्लास का। देखिए नेक्स्ट, तो ये अब फॉर्मल चार्ज टॉपिक आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अभी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे आगे, तो उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल दूसरा टॉपिक की बात करते हैं कुछ हम। तो दूसरा टॉपिक अब शुरू करते हैं, उसके आगे जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में बीच में ये आ गया था। टॉपिक तो हमारा चल रहा था कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये चल रहा था कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का आपके एग्जाम के लिए। इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है, देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन पीएमटी, नीट, जेई, नेट, गेट, हर एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। इन दो दो टॉपिक होते हैं मिला के एक्चुअली एक साथ, तो इनसे एक क्वेश्चन आप पेपर कभी उठा के देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ जब इनसे कोई क्वेश्चन ना, हमेशा आता है। तो एक क्वेश्चन हमें पहले से ही पता है आने वाला है, लेकिन कहाँ से आएगा, बहुत वैरायटी है, इसलिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, कि काफी लंबा टॉपिक है, तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये बेसिकली किसने दिया था, गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। मेनली पॉलिंग का ही माना जाता है नाम, स्लेटर भी थे वैसे, तो इसलिए हम मेनली पॉलिंग ही लिख देते हैं। वैसे 2 साइंटिस्ट थे, पॉलिंग एंड स्लेटर। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, देखो पहले तो मैं इसकी कुछ जनरल बातें लिख दे रहा हूं आपके लिए, फिर आपको समझाऊंगा। पहले तो एक बात होती है, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन करने की, है ना। तो फिर डेफिनेशन लिखूंगा मैं आप, ठीक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पहले ये एक्स्ट्रा है, मतलब थोड़ा सा इसको समझिए। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों दिया साइंटिस्ट लोगों ने, देखो समझो। देखो कंपाउंड की जो, हर कंपाउंड जो कोवेलेंट है, हमने कहा उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, उसकी कुछ स्ट्रक्चर होगी। तो जैसे मीथेन है,
ध्यान से देखो, मीथेन हमारा क्या है, ये टेट्राहेड्रल होता है। एक्सपेरिमेंटली इट्स स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर है ध्यान से समझना, इट्स स्ट्रक्चर, इतना हाइब्रिडाइजेशन सिखा दूंगा तुमसे कोई कंपाउंड बचेगा नहीं, देखते ही विद इन 10 सेकंड तुम आंसर बता दोगे अगर थोड़ा प्रैक्टिस सही कर लोगे। बहुत सारे सिखाऊंगा, अभी 2-3 लेक्चर यही पढ़ाऊंगा। एक्सपेरिमेंटली इट्स स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, प्रैक्टिकली इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल पाई गई। पहले तो टेट्राहेड्रल क्या होता है वो देख लो। टेट्राहेड्रल क्या होता है, जैसे एक पिरामिड बनाओ, ये पिरामिड हो गया, पिरामिड के 4 कोने हैं, कॉर्नर्स 1 2 3 4, ठीक। पिरामिड के कितने 4 कॉर्नर्स हैं। अब इन 4 कॉर्नर्स पे तो 4 हाइड्रोजन रख दो और सेंटर में कार्बन रख दो, बीचों बीच पिरामिड, और इसको जोड़ दो। ये है मीथेन हमारा, पिरामिड के अंदर कार्बन, और ये सिंपली इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक दिन हम वीडियो ऑन करके आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखाएंगे कैसे होती हैं, वो दिखाएंगे आपको आगे। तो ये हमारी हो गई मीथेन। इसका एंगल सब तरफ से फिक्स है, ये सारे एंगल देखने में छोटे बड़े लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है, सब बराबर है। इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड्स का होता है, जिसको लगभग हम लोग 109.5 डिग्री मान सकते हैं, ठीक। पहली बात, अब ये स्ट्रक्चर बनी कैसे होगी, ठीक। तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि कार्बन है, कार्बन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2, 6 एटॉमिक नंबर होता है, ये सबको बनाने आते होंगे। अब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी 1s2 2s2, तो ये थोड़ा सा नहीं, अगर आपको आता है पढ़ लीजिए, बाकी हम बाद में जब पढ़ाएंगे आपको सिखाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक। तो इसको ऐसे बनाओ, 1s2 तो ऐसे ही लिखा रहने दो। एस में एक ऑर्बिटल होता है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमने कहा था 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और px py और pz, 1s2 2s2 2p2, यही तो है कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 6 होता है, मैंने 6 लिख दिया था, सॉरी। ये है। अब देखो ये कार्बन की क्या है, ग्राउंड स्टेट, ये कार्बन की क्या है, ग्राउंड स्टेट। जीएस वर्ड जहां आएगा, ये बार बार आएगा इस चैप्टर में, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, शॉर्टकट इसे लिख देंगे। ईएस लिख दें तो समझ लो एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड एक्साइटेड का मतलब आगे समझाएंगे। तो कार्बन इस समय 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के ऊपर ये ऐसे एस्ट्रिक बना दो, स्टार कहते हैं लोग, एस्ट्रिक होता है वैसे ये, और इसको मतलब होता है कार्बन अब एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा दो और जंप करा के यहां ले आओ। देखो वैसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं सभी लोग, लेकिन तुमको सही बताएं एक चीज गलत होती है, सारी बुक्स में ऐसे लिखा है, इवन एनसीईआरटी तक में ऐसे लिखा है, लेकिन पता है ये गलत है। कैसे गलत है, देखो हम दिखाएं आपको, ये अलग से समझो, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये इसके स्पिन होते हैं, ये क्लॉकवाइज स्पिन कहते हैं, इसे हमने उस दिन कहा था, क्लॉकवाइज स्पिन, और इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो उसका स्पिन नहीं बदलेगा बेटा जी। अब आपने क्या किया, मान लो ये वाला इधर ले आए, ये एंटी क्लॉक, और उस एंटी क्लॉक को क्या कर दिया, क्लॉक, यही गलत है। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि मान लो एंटी क्लॉक को यहीं रखो और क्लॉक वाले को यहां ले आओ, ये इसका करेक्ट मेथड है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। बट ठीक है, वही चल रही है, हम भी वही चला लेंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हमको दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाता है तो पेयर हो जाते हैं, सिर्फ थ्योरी है, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं एक्चुअली।
इसलिए ठीक है, चल रहा है, आप मान के चलो, ऐसे ही लोग बनाते हैं, हम भी बनाए दे रहे हैं। कैसे हम आपको आगे समझाएंगे। और तो अब जरा देखो, ये 1s ऑर्बिटल हुआ बेटा जी, ये हमारे 2p(x) है मान लो, ये बीच वाले ऑर्बिटल को जनरली z माना करो, और ये 2p(y) है। ठीक, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमारे पास। हाइड्रोजन कितने, 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, उसके पास एक एक ऑर्बिटल है अपने 1s में। तो वो एक ऑर्बिटल देखो, चलो इसका ऐसे लिख दो एंटी क्लॉकवाइज में। जब बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये दोनों देखो इस तरीके से ओवरलैपिंग अगर कर लें, आपस में मिक्स हो जाए, ये आपस में मिक्स हो जाए, ये आपस में बॉन्ड बना ले, ये बना ले, बना ले। ठीक, तो ये हमारे बॉन्ड बन गए इस तरीके से। ये क्या बन गया, बॉन्ड। ये ब्लू वाले क्या है, बॉन्ड्स, माने ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये ओवरलैपिंग कौन सी, यहां पर कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल और कार्बन का 1s, सॉरी ये 2s है ना, तो ये 2s और 1s ओवरलैपिंग हो रही है। और ये वाली ओवरलैपिंग सब कौन सी है, 2p ऑर्बिटल है कार्बन के, और हाइड्रोजन का क्या है, 1s ऑर्बिटल। ये 2s 1s ओवरलैपिंग, ध्यान से समझना। और ये क्या है, 2p 1s ओवरलैपिंग। क्या ये दोनों ओवरलैपिंग एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी नहीं है भाई। देखो, मीथेन की खास बात एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखी, यहाँ देखो, एक्सपेरिमेंटली टेट्राहेड्रल है। इसमें क्या होता है, ऑल CH बॉन्ड, 4 CH बॉन्ड है ना, ऑल CH बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो दूरियां हैं वो क्या होती है, मीथेन में सेम होती है। और ये जो एंगल है, ऑल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल्स, 4 दिख रहे होंगे आपको, ये एंगल 4 नहीं है, 6 है। ये भी क्या है, आर सेम। 6 कैसे हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे अभी। तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, सारे एंगल सेम है। अब ध्यान से समझो, अगर मान लो कार्बन ने ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया होता, तो आप खुद सोचो, एक 2s है 1s और एक है 2p 1s। तो अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, इन दोनों को स्ट्रेंथ से अरेंज करें, मजबूती अरेंज करें, स्ट्रेंथ, तो कौन सा ज्यादा होगा, 2s 1s वाला। देखो 1s 1s दोनों में सेम है, और ये दोनों 2 2 है, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शनल नेचर। तो डायरेक्शनल नेचर p की ज्यादा है, तो ये आना चाहिए, है ना, ये बॉन्ड हमारा ज्यादा मजबूत आना चाहिए, एक बात, ठीक, आना चाहिए। और दूसरी बात, इससे क्या होगा, हेंस, इसका मतलब सारे बॉन्ड लेंथ एक बराबर नहीं होंगे, हेंस ऑल CH बॉन्ड लेंथ शुड नॉट बी सेम। इस हिसाब से तो शुड नॉट बी सेम, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो एंगल है, एंगल्स किसमें, एमंग px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, वो कितना होता है, इज ऑफ 90 डिग्रीज पे ही तो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसलिए क्या होना चाहिए, देयरफॉर हमारा इस हिसाब से, तो देयरफॉर इन मीथेन जो एंगल्स आने चाहिए, तो वो 90 के आने चाहिए थे। एंगल्स शुड बी ऑफ कितने होने चाहिए, 90 डिग्रीज के। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा है नहीं, हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली एंगल 90 का ही नहीं, 109 का है, और बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं बल्कि सेम है। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट फाउंड सो, ऐसा नहीं है ना। एक्सपेरिमेंटली एंगल भी अलग है और ये भी है। देखो फिर से समझो, ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन के 2p 2px 2py 2pz बना रहे हैं।
पी एक्स पी वाई पी जेड के बीच का एंगल 90 होता है, तो उन्होंने सीधे सीधे बॉन्ड बना लिए, तो एंगल 90 के आने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 90 का एंगल है ही नहीं, 109 का है। दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बने हैं उसमें एक 2s 1s है और बाकी 3 2p 1s है, दोनों की बॉन्ड लेंथ तो सेम होगी नहीं, तो बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ भी सब सेम है और बॉन्ड एंगल भी सारे हमारे क्या है, सेम है, जो कि हमने ऊपर लिखा है। इसका मतलब ये जो बातें ऊपर लिखी गई हैं, जो भी हमने लिखा है, हेंस अबव बॉन्डिंग जो हमने दिखाई है, ओवरलैपिंग दिखाई is not correct, ये सही नहीं है ना, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो, hence rejected। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो कुल मिला के साइंटिस्ट समझा ही नहीं पाए कि भाई मेरे ये बॉन्डिंग जो है हम मीथेन में कैसे दिखाएं जिससे उसके एंगल भी एक्सप्लेन हो जाए, उसकी बॉन्ड लेंथ भी एक्सप्लेन हो जाए, ये कैसे हम समझाएं, क्योंकि इस तरीके से तो ये सही नहीं आ रहा है। इतनी बात सबके समझ में आई या नहीं आई, पहले तो यही देख लो, ठीक है। ये बात यहाँ पे फ्लॉप हो गई। तो फिर भाई अब क्या करें, तब इसलिए हमें कोई एक ऐसे कंसेप्ट की जरूरत है देयरफॉर जो इन चीजों को एक्सप्लेन कर सके। देयरफॉर वी नीड अ कंसेप्ट, हमें एक कंसेप्ट की जरूरत है टू एक्सप्लेन दिस, इस सबको समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन दिस, इनको समझाने के लिए। और इसी को समझाने के लिए फिर पॉलिंग साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हेंस देन पॉलिंग एंड स्लेटर, पॉलिंग मेनली पॉलिंग का ही काम था इसलिए पॉलिंग का नाम ज्यादा चलता है, एंड स्लेटर गेव, इन लोगों ने दी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, एक्चुअली इन्होंने थ्योरी का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये उसी का एक हिस्सा है, वीबीटी हमने ऊपर लिखा था, उसी का एक हिस्सा है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। वीबीटी क्या होती है ये हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब बताऊंगा आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं उससे। तो अब हमें ये बात पता चल गई कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ये है कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंगल को कैसे समझाएं, तो उसके लिए हमें एक थ्योरी की जरूरत है। वो थ्योरी एक हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी दी गई। अब हम यहां से पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो समझो जरा, वर्ड में लिखा है कंसेप्ट, तो इसलिए पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट का मतलब हाइपोथेटिकल, थेरिटिकल। तो हाइब्रिडाइजेशन सच में ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है, ये सिर्फ एक जुगाड़ कह लो, एक ट्रिक कह लो, टूल कह लो। ये एक सिंपली एक ट्रिक है, टूल है साइंस में, केमिस्ट्री में हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, एंगल, बॉन्ड लेंथ, स्ट्रक्चर, इनको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज नॉट अ रियल फिनोमेना। तो रियलिटी में हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता, सबसे पहला पॉइंट। किस लिए दिया गया, इट वॉज गिवन, काहे के लिए, टू एक्सप्लेन द डायरेक्शनल नेचर, कैसे करते हैं वो भी हम नीचे दिखाएंगे, टू एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड लेंथ, है ना, कौन कौन सी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, है ना, शेप, स्ट्रक्चर,
है ना, ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब सिर्फ ये बात कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पर ही लगती है, आयनिक कंपाउंड पे नहीं लगती। हेंस इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। पता चले तुम NaCl में कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो क्वेश्चन रॉन्ग है, NaCl आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये सिर्फ कोवेलेंट स्पीशीज पर ही अप्लाई होती है, वो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे कोवेलेंट आयन हो। आयन अगर कोवेलेंट है तो उस पर भी लग जाएगी। जैसे सल्फेट आयन कोवेलेंट आयन है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है पहले, तो डेफिनेशन देखो भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है हाइपोथेटिकल, जिससे हम ऑर्बिटल्स को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं पहले, और मिक्स करने के बाद उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी और उनकी शेप एक जैसी हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इट इज अ प्रोसेस टू मिक्स एंड redistribute different orbitals, different orbitals काय के लिए, to make them, थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी से भी क्वेश्चन आए हैं कई बार। ठीक है, जेई में भी आया, पीएमटी में भी आया है, तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना। उसमें वर्डिंग्स लिखी रहती है, पूछते कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अब बाकी प्रैक्टिस तो आगे मैं बहुत सारी कराऊंगा आपको, कहूँगा 100 एग्जाम्पल तो क्लास में ही करा दूंगा, 100 से ज्यादा ही करा दूंगा। इट इज ए प्रोसेस टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू मेक देम आइडेंटिकल, उनको एक जैसा बनाने में। आइडेंटिकल काहे में, इन शेप में, दिखने में एक जैसे हो जाए, शेप एंड एनर्जी में। अब वो कैसे करते हैं, ये क्वांटाइजेशन कहलाता है, और ये क्वांटम में समझाया जाता है, क्वांटम केमिस्ट्री। तो देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू मेक देम आइडेंटिकल इन शेप एंड एनर्जी। ध्यान रखो ये प्रोसेस है, मतलब हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इट इज ए हाइपोथेटिकल, चलो यहाँ लिख भी देता हूँ, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। अब इसके कुछ नियम है, उनको हम कहते हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बस यही समझो ध्यान से, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, चूंकि ये हाइपोथेटिकल बात है ना, कुछ रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे, वरना तो हर आदमी अपना एक हाइब्रिडाइजेशन लेके चला आएगा। उन्हीं रूल्स को हम क्राइटेरिया कहते हैं, और ये रूल्स बेस्ड होते हैं एक्चुअली क्वांटम केमिस्ट्री पर। तो वो खैर आपके लेवल पे भी उतना नहीं है, आपको इनको कैसे आइडेंटिकल एनर्जी एक जैसी हो जाती, क्वांटाइजेशन कैसे करते हैं वो आपसे मतलब नहीं है, आपको तो सीधे पढ़ना है, वो सब तो MSc वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो क्राइटेरिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहला पॉइंट क्या है देखो, सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन नॉन रियल है वो तो लिख ही दिया। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन नए ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। पहली बात, न्यूली फॉर्म्ड, नए बने ऑर्बिटल्स, न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। सबसे पहला बात तो ये, HO लिख देंगे, बार बार आएगा ये वर्ड, तो ये कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, पहला पॉइंट। अब देखो इसका, अब दूसरा पॉइंट, जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा उतने ही होंगे जितने आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे।
नंबर ऑफ AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो दो नए बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन मिलेंगे तीन बनेंगे, चार मिलेंगे चार मिलेंगे। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई भी प्रोसेस है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग आप शो कर रहे हो, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को फॉलो करती है। वो ये कहती है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं हमेशा उतने ही बनते हैं, नए बने ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे इसको अब आप ऐसे समझो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसको हम दिखाएं कैसे। पहली बात तो एक चीज ये है, देखो जैसे मान लो, जस्ट सपोज शेप, हम इसकी बात करें, शेप एंड साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं। देखो जैसे इसको ऐसे समझो, पहले एक बात मेरी, जैसे हम सब क्या है, हम सब भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट ने अपने पेरेंट्स के। भाई हमारे अंदर हम जानते हैं, देखो दोनों के करेक्टर है, मम्मी के भी करेक्टर है पापा के भी करेक्टर है। अब कोई बच्चा हुआ तो लोग कहने लगते रहे भाई देखो इसकी नोज जो है पापा की तरह है, गाल इसके मम्मी की तरह है, इसका मतलब दोनों करेक्टर है ना। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, यूजुअली ऐसे आप देखते हो कुछ बच्चे जो हैं, पता चला एक बच्चा पापा की तरह ज्यादा दिखता है, एक बच्चा मम्मी की तरह ज्यादा दिखता है। तो हम ये कहेंगे कि कोई बच्चा मान लो पापा की तरह ज्यादा दिखता है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे उसके अंदर पापा का करेक्टर ज्यादा है। मम्मी की तरह ज्यादा दिखता है तो मम्मी का करेक्टर ज्यादा है। इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कह लो तो हम ऐसे कहेंगे कि अगर बच्चा पापा की तरह ज्यादा दिख रहा है तो हम कहेंगे उसमें पापा का जीन्स जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। मम्मी की तरह ज्यादा दिख रहा है तो मम्मी के जीन्स ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो इसका मतलब जैसे हमारे अंदर दोनों के करेक्टर होते हैं, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी जिन जिन ऑर्बिटल से मिलकर वो बनते हैं उनके सबके करेक्टर होते हैं। ठीक है, तो उनका साइज और शेप, इसीलिए वो किस पे डिपेंड करता है, करेक्टर्स कितने कितने परसेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब जनरली हम लोग एस और पी के बात करते हैं, तो इसलिए इन कैरेक्टर्स को हम परसेंटेज के टर्म में बताते हैं। और उस परसेंटेज को हम परसेंटेज एस करेक्टर और परसेंटेज पी करेक्टर, कहने का मतलब परसेंटेज मम्मा करेक्टर परसेंटेज पापा करेक्टर, ऐसे समझ लो, है ना। तो दिस इज गिवन बाय, इसे हम कैसे बताते हैं, दिस इज गिवन बाय परसेंटेज एस या परसेंटेज पी करेक्टर, दोनों से बता सकते हो। जैसे एक बच्चा है उसके अंदर मान लो मम्मी का करेक्टर 20% है, तो ऑब्वियसली पापा का 80% होगा, है ना। तो इसलिए दोनों को क्या कहना, कह दो तुम सिर्फ एस करेक्टर पापा करेक्टर कह दो, मम्मी करेक्टर कहने की जरूरत नहीं, तो अंडरस्टूड हो गया, 100 में से माइनस करके निकल आएगा। तो इसलिए दे तो तुम दोनों से सकते हो, एस से भी पी से भी, लेकिन जनरली यूजुअली एस करेक्टर को साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, एग्जाम में भी जनरली वही पूछा जाएगा। तो यूजुअली परसेंटेज एस करेक्टर इज यूज्ड। और देखो ये तो बात सही है, परसेंटेज एस करेक्टर प्लस परसेंटेज पी करेक्टर दोनों का सम कितना आना है, सारे परसेंटेज का जोड़ तो 100 ही आना है ना। तो ऐसे बताते हैं, देखो अब जरा समझो, ये जो शेप और साइज है वो इसी पे डिपेंड करता है। पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे बनता है, ध्यान से समझो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप। पहले जैसे देखो एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, जैसे सपोज इन दोनों को हम मिला रहे हैं, तो जब एक एस और एक पी मिलाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। एक एस का मिल रहा है एक पी का मिल रहा है, इसको हम कहेंगे एसपी हाइब्रिडाई, ऐसे लिख दें शॉर्टकट समझ जाओगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कैसे, कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एक ये दो मिल रहे हैं, तो दो मिलेंगे तो दो नए बनेंगे, तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। पहली बात, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, दो बनेंगे। कैसे दिखाएं वो बनता हुआ, अब समझो तुम्हें दिखाते हैं। देखो ऐसे देखा नहीं होगा जनरली, इसलिए देखो हमारे पास दो तरीके हैं दिखाने के। देखो कैसे दिखा रहे हैं, देखो एक एस और पी, देखो मैंने इनके साइन दिखाए थे वेव फंक्शन। जैसे देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दो मिट्टी के डेले हैं, एक
रेड कलर का एक व्हाइट कलर का, दोनों को पीस लो फिर आपस में मिला दो तो दो पिंक नए बॉल बना लो, वही हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे देखो एस का मान लो हम प्लस वाला ले रहे हैं, आप इसका माइनस भी ले सकते हो, कोई सा ले लो एक। और पी में एक प्लस और एक माइनस होता है, ये तो जानते ही हो। तो देखो पी को हम मिक्स कर रहे हैं इसके साथ, देखना ये पी ऑर्बिटल ध्यान से समझना ये। तो पी में एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एक प्लस और एक माइनस। तो देखो अब ध्यान से क्या होगा, प्लस और प्लस का ही मिलना है तो हम उसको एडिशन कहते हैं। तो देखो प्लस और प्लस इस साइड है, दोनों एडिशन हो रहा है, तो इस साइड क्या होगा, एडिशन होगा। और इधर प्लस और माइनस मिलना है तो इधर क्या होगा, सबट्रैक्शन, है ना। ऐसे इधर भी यहाँ क्या हो रहा है, प्लस और माइनस है तो इधर सबट्रैक्शन हो रहा है, और इधर माइनस माइनस सेम है, सेम का मतलब एडिशन। एडिशन से ऑर्बिटल का लोब का साइज बढ़ता है, तो इससे क्या होगा, इधर प्लस वाला देखो साइज बढ़ गया, ये प्लस हो गया एडिशन से। और सब्ट्रैक्शन से साइज छोटा हो गया तो इधर वाला छोटा हो गया, ही माइनस सब्ट्रैक्शन। ऐसे बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो यही है हमारा कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक ये बन गया, ऐसे ही एक इधर देखो, इधर सब्ट्रैक्शन हुआ ये छोटा, और इधर एडिशन हुआ एक बड़ा, बड़ा ये प्लस माइनस, ये दूसरा हाइब्रिड। दो बनने थे ना, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बन गए। तो इसका मतलब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हुआ, दो लोब हैं लेकिन अलग अलग साइज के। देखो पी ऑर्बिटल में एक ही लोब, दोनों लोब सेम साइज के, लेकिन यहाँ दोनों लोब अलग अलग साइज के। इसको हम कहते हैं, बड़े वाले लोब को मेजर लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर लोब। छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर लोब। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, माइनर लोब। ऐसे इधर ये हमारा कौन सा है, माइनर लोब, और ये कहलाता है मेजर लोब। ठीक है, ये मेजर लोब हो गया। तो इस तरीके से देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहने का मतलब, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बना दो, एक लोब छोटा और एक लोब उसमें बड़ा, ऐसे बना लो। लोग ऐसे ही बना देते हैं, जैसे है, जैसे चाहो बना लो। प्लस माइनस जहां जैसे मन हो उस पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी ये प्लस कभी ये माइनस, कभी ये प्लस ये माइनस। तो इस तरीके से हम इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करते हैं, एक बड़ा ऑर्बिटल एक छोटा। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको तो हमेशा के लिए याद कर लो। ठीक है, ऑर्बिटल देखो हमारे तीन तरह के समझ लो, एक तो है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक है हाइब्रिड, एक अभी आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई 1s 2s जो भी पढ़ते हो, उन्हीं से मिलके बनना है कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उनसे ही बन सकते हैं कौन से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो आगे पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखो, ऑर्बिटल जैसी इस दुनिया में कोई चीज है नहीं। ठीक है, सारे ऑर्बिटल, ये जितने भी ऑर्बिटल होते हो, ये सब ऑर्बिटल हाइपोथेटिकल होते हैं। दीज आर ऑलवेज, हमेशा क्या है, हाइपोथेटिकल है। ये एक थ्योरी है बेसिकली, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइपोथेटिकल होते हैं, सब थ्योरेटिकल बात है, क्वांटम से प्रूफ होते हैं ये, मैथमेटिकल है ये एक्चुअली। दीज आर हाइपोथेटिकल कर लो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। दीज आर मैथमेटिकल अप्रोच, दीज आर मैथमेटिकल अप्रोचेस हैं। ठीक, रियलिटी में ऑर्बिटल जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, ये सब इसलिए दिए हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, ये ध्यान रखो। तो वो चूंकि काफी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं तो लगभग रियल जैसा मान लेते हैं, होते नहीं है, ध्यान रखना। तो इसलिए जो हम ऑर्बिटल की शेप कहते हैं ना, कैसा ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है, हाइब्रिड देखो ऐसा दिखा रहे हैं, ये सब शेप भी इसीलिए क्या होती है, मैथमेटिकल शेप होती है। हेंस ये सब बात ध्यान रखना, हेंस शेप्स ऑफ
ऑर्बिटल्स, चाहे कोई सा ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज क्या होती है, मैथमेटिकल होती है, मैथमेटिकल पिक्चर्स होती है। रियलिटी में हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, इन सब का कोई शेप वेप, जो ऑर्बिटल है ही नहीं दुनिया में, जो चीज है ही नहीं उसकी शेप क्या, ये सब माना जाता है ना, ये सब थेरीज है, ये ध्यान रखना। वरना मन में आता है कि ऑर्बिटल जैसी कोई चीज होती है, हाइब्रिडाइजेशन जैसी भी कोई चीज होती है, हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं है, सब हाइपोथेटिकल बात है। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप, नंबर इनकी हमने बात करी। तो हम ये कह रहे थे कि परसेंटेज एस करेक्टर से ये डिसाइड होता है। अब देखो इसमें एक मेजर लोब है और एक माइनर लोब है, ध्यान से देखो। ये जो मेजर लोब होता है इसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि गोल गोल दिख रहा है ना, एस ऑर्बिटल गोल होता है, तो इसमें क्या होता है, मोर एस करेक्टर। और पतले वाले लोब, छोटे वाले लोब में पी करेक्टर ज्यादा होता है, मोर पी करेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब एस करेक्टर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल जो है वो मोटा होता चला जाएगा और छोटा होता चला जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो। और जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ेगा, पी से पतला समझो, ऑर्बिटल पतला और लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखना, अगर हम बात करें साइज ऑफ मेजर लोब की, बड़ा लोब की बात करें, और बात करें साइज ऑफ माइनर लोब की, बस अभी लिख रहे हैं, आगे समझाएंगे इससे क्वेश्चंस भी। तो साइज ऑफ मेजर लोब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एस करेक्टर के। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना मेजर लोब उतना ही बड़ा होगा। और माइनर लोब क्या होता है, जितना पी करेक्टर ज्यादा होगा, या कह लो एस का इनवर्स लिख लो, उल्टा लिख लो, उतना उसका साइज ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना है, इसका यूज हम आगे अभी करेंगे। अभी आपने आज तक वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया होगा, मैं आपको sp3 पढ़े होंगे ना, मैं आपको sp4 पढ़ाऊंगा, देखो कैसे होता है। sp4 भी होता है, sp2.3, ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब तो पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, और उस पर क्वेश्चन आया एग्जाम में, वो भी दिखाऊंगा कैसे आता है। तो ये काम आएगा जो अभी लिखा है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, आर मोर डायरेक्शनल। इसलिए हेंस वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, हेंस दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है, तो आप यही कह सकते हैं, देखो हर चीज क्या होना चाहती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहती है। तो हाइब्रिड हो जाए अगर, तो हाइब्रिड की बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, तो अच्छी बात है, ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, वैसे कह सकते हो। तो 4 पॉइंट ही हो गया। 5 पॉइंट देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ऑलवेज हमेशा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हम लोगों ने 2 तरीके के बॉन्ड पढ़े थे ना, सिग्मा पाई हेड ऑन ओवरलैपिंग साइड वाइज। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। अगर कहीं ये लगे कि वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम बेंजाइन और हाइपर कॉन्जुगेशन में आगे बात करेंगे कभी ऑर्गेनिक में, तो वो एक्चुअली स्यूडो पाई होते हैं, वो रियल पाई बॉन्ड नहीं होते, है ना। तो इसलिए इन जर्नल एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही टिक करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते, पीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाले बॉन्ड बनाते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। काम की बातें इतनी। अब हाइब्रिडाइजेशन तो चूंकि हाइपोथेटिकल है, इसलिए कोई इनका नंबर फिक्स नहीं होता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब अगला टॉपिक है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके का हो सकता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का, इसको एक्चुअली कहना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन स्कीम। जैसे स्कीम बदलती रहती है वैसे हाइब्रिडाइजेशन भी बदलता रहता है। तो इसको देखो, पहले एक टर्म होता है स्टेरिक नंबर, एक टर्म है स्टेरिक नंबर। ठीक,
नहीं, आयनिक से वीक होगा, हाइब्रिडाइजेशन से बना बॉन्ड कोवेलेंट होगा ना, तो कोवेलेंट आयनिक से तो वीक ही होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है हमेशा। तो देखो स्टेरिक नंबर एक टर्म होता है, भी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, सो हम एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब एस क्या होता है इसको समझो। एस का मतलब होता है, भी हम लिख दे रहे हैं, कैसे निकालते हैं आगे सीखेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एलपी माने लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ बीपी माने बॉन्ड पेयर, या इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। इसका काम बहुत आएगा अभी आगे। देखो एलपी कई वर्ड लिखे, इसका मतलब लोन पेयर समझो, ये बार बार टर्म आएंगे। बीपी कहीं लिख दें तो इसका मतलब समझिए बॉन्ड पेयर। ये तो काम आएंगे। कहीं पर सीए लिख दें तो इसका मतलब समझना सेंट्रल एटम, और कहीं पे हम लिख दें ऐसे तो इसका मतलब साइड एटम या सराउंडिंग एटम, साइड और सराउंडिंग एटम, तब इसे साइड या सराउंडिंग एटम समझेंगे, ठीक है। अब जरा देखो एक और टर्म है, एक है एच। एच को हम कहते हैं हाइब्रिड नंबर। हाइब्रिड नंबर, हाइब्रिड नंबर क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम किससे डिनोट कर देते हैं? एच से। यूजुअली एच और एस एक बराबर होते हैं, कहीं कहीं एक जैसे नहीं भी होते हैं, ठीक। यूजुअली एच और एस एक बराबर होते हैं, तो इसलिए अभी हम एच और एस को एक बराबर माने। केवल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दोनों में फर्क होगा, वरना अभी इस केमिस्ट्री में तो सब दोनों को एक मान के चले। तो हाइब्रिडाइजेशन कोई देखो हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, तो एज हाइब्रिडाइजेशन इज कैसी है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइपोथेटिकल, जो चीज हाइपोथेटिकल जुगाड़ है, ट्रिक है, तो ट्रिक का कोई नंबर फिक्स थोड़ा ही ना होता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कितने होंगे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हेंस नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, कितने भी प्रकार का हो सकता है। देखो अब समझो, पहले मैं एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखो। एक तरफ तो लिख रहा हूं स्टेरिक नंबर एच, और एक लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन स्कीम कौन सी हो सकती है ना। तो हाई, मान लो एस बराबर 2 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी, कम से कम 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो होंगे ही। तो जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो यूजुअली sp हाइब्रिडाइजेशन उसे कहते हैं। 3 होता है तो sp2 कहते हैं। अब 4 पर देखो sp3 होता है। अब समझो ये तो कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है, ये इधर वाले मैं लिख रहा हूं कॉमन हाइब्रिडाइजेशन, जनरली ये वाले होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हो सकते हैं अनकॉमन हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 में देखो sp हो सकता है, एक s ऑर्बिटल एक p, लेकिन pd भी होता है, pd हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, sd हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, ठीक। ऐसे 3 में देखो कॉमन है जनरली तो sp2 होता है, एक है, तो 2p 3 हो गए, लेकिन कभी कभी p2d भी होता है, sd2 भी होता है ना। sd लिखो और ds लिखो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखेंगे, अभी कोई नहीं सीख सकते उसको, अभी यहाँ पे ऐसे ही। 4 पे sp3 होता है कॉमन, इसके अलावा हमारा sp2d कह लो, या dsp2 कह लो, sd3 कह लो, या d3s कह लो, ये भी हो सकते हैं। 5 पे हमारा देखो sp3d होता है जनरली, ठीक। 5 पे जनरली यही होता है, sd4 जनरली नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे p2d2 भी हो सकता है ना, इस पे और कोई नहीं होता है जनरली। 6 हो सकता है,
6 पर हमारा कॉमन है sp3d2 कह लो या d2sp3, और भी हो सकते हैं जैसे p3d3 हो सकता है, sd5 हो सकता है, d5s हो सकता है, 7 पे हो सकता है तुम्हारा sp3d3 हो सकता है, या d को पहले लिख दो। डी जब पहले लिखा होता है एक्चुअली उसको इनर ऑर्बिटल कंपाउंड कहते हैं, बाहर होता है तो आउटर कहते हैं। क्या डिफरेंस होता है डिटेल में हम लोग कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे। sp3 इसमें और हाइब्रिडाइजेशन जनरली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक p3d4 एक होता है, एक एग्जाम्पल है भी ऐसा। 8 पर हमारा sp3d4 और होता है p3d5, इसका भी एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में। फिर 9 हो सकता है sp3d5। इतने और भी होते हैं, 10, 11, 12 तक भी होते हैं। 9 पर देखो हम क्या होता है भाई, सारे हमने sp के लिखे, d के लिखे, तो क्या f ने कोई हमारी भैंस चुराई है? उसका भी तो हो सकता है। तो जैसे देखो sp3d3f हाइब्रिडाइजेशन, ये F2। और 8 में देखो sp3d3f भी हो सकता है ना। बहुत सारी वैरायटी है, और भी हो सकते हैं etc। अब देखो ध्यान से समझना, अब हम पहले इसको निकालेंगे कैसे। तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आगे पढ़ेंगे बाद में, पहले ये सीखें हम हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड में निकालेंगे कैसे। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये है इंपॉर्टेंट हमारा, एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन बहुत पूछे जाते हैं, कौन से कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये ऐसे आना चाहिए कि बस एक बार में ही आप सीधे सीधे आंसर बता दो। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक है, तो निकालने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, मैनी ट्रिक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स है। हम यूज जो करेंगे, जो सबसे सिंपल है, बुक्स में भी वही दी रहती है, वो वाली ट्रिक का पहले यूज करेंगे, ठीक। लेकिन उसके लिए पहली बात हम जो यूज करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये यूज करने जा रहे हैं फॉर मेन ग्रुप कंपाउंड्स के लिए। मेन ग्रुप के कंपाउंड, मेन ग्रुप कौन होते हैं? उस दिन मैंने कहा था एस और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को कलेक्टिवली एक साथ मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। तो हम उन्हीं की बात करेंगे सिर्फ, कहने का मतलब दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड जो है, एलिमेंट के कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक, इस चैप्टर में। और जो डी ब्लॉक के हैं उनको कोऑर्डिनेशन में सीखते हैं, तो वो वहीं पे सिखाएंगे उसी चैप्टर में। तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ये ध्यान रखो। अब इसमें फॉर दीज कंपाउंड्स ध्यान रखो, हम सिर्फ इन्हीं कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, औरों की नहीं कर रहे हैं। तो फॉर दीज मेन ग्रुप कंपाउंड्स के लिए क्या है, देखो पहली बात H की वैल्यू क्या क्या आएगी, 2 आएगी, 3 आ सकती है, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 तक आएगी, 9 नहीं आएगी जनरली इसमें। तो अब हाइब्रिडाइजेशन हम कौन सा बताएंगे इसमें। तो अगर 2 आए तो sp टिक करना, 3 आए तो sp2 करना, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d टिक करेंगे, 6 आए तो sp3d2 टिक करेंगे। इसमें d पहले नहीं लिखना है, इनमें मेन ग्रुप में d बाद में। और यहाँ पे sp3d3 टिक करेंगे, और इसमें sp3d4। जनरली 7 तक ही आएगा तुम्हें, ठीक है, जनरली आपको 7 तक आएगा। जो और एग्जाम्पल है वो कुछ एग्जाम्पल स्पेशल है, उन्हीं में काम आते हैं, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। फॉर मैक्सिमम कंपाउंड्स यही बात फॉलो होगी।
जो एब नॉर्मल है उनको हम अलग से बात करेंगे। ठीक, पहला पॉइंट तो ये। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, ट्रिक क्या है। पहली ट्रिक है ट्रिक फर्स्ट। कई सारी ट्रिक्स हैं, मैं जितना मनो हम उतनी सिखा सकते हैं, 10-12 तो हमें आती ही है, लेकिन यही ट्रिक मुझे बेस्ट लगती है। बुकिश है, बुक में, सारी बुक में दिया है, ये सिंपल ट्रिक है। तो इसमें क्या करते हैं, एच निकालते कैसे हैं, v प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई 2। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, सारी बुक्स में दिया रहता है। ये फर्क नहीं पड़ता कौन कौन सी ट्रिक पढ़ा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है आप कितनी जल्दी निकाल रहे हैं। आप देखो ट्रिक सीखो, जब सिखा दूंगा प्रैक्टिस कल की क्लास में करा दूंगा, आप देखना ओरली निकालने लगोगे, ओरल ही निकलवाएंगे। देखना यहाँ पे एच तो जानते ही हो क्या है, एच तो क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, एम क्या है यहाँ पे, वी क्या है यहाँ पे, वी है यहाँ पे। देखो हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम पे निकालते हैं, जिस एटम पे निकालते हैं उसको सेंट्रल एटम कह लो या तो ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सी है तो हम ऊपर लिख ही चुके। एम क्या है, एम हमारा है उस सेंट्रल एटम पर कितने ऐसे ग्रुप या एटम लगे जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट। अभी सब लिख दे रहे हैं, फिर मीनिंग एग्जाम्पल समझाएंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या ग्रुप्स जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। फिर सी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसको माइनस करना है क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और ए का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को ऐड करना है क्योंकि नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको कल सिखाऊंगा इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, कैसे यूज करते हैं। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैंने इधर से आपको अनम्यूट कर दिया है। किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो अभी तक, उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी क्लास हमारी कल होगी। तो बताओ भाई, कुछ पूछना